हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी और ये क्या है। हम जैसा कि जानते हैं कि 1858 के बाद आफ्टर 1858 द इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, उसके बाद बहुत सारे उसके एनालिटिकल रिफॉर्म्स हर 10 साल के बाद आने थे। तो इसके पहले वाला जो अधिनियम था 1892 में जो दिया गया और वो 1861 को रिफॉर्म करने के लिए दिया गया था। इसी के बाद हम देखते हैं 1892 के बाद इसकी जो एनालिटिकल स्टडी थी उसे करने के बाद एक और नया अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और ये अधिनियम था 1909 का। इस समय में यहाँ पर लॉर्ड मिंटो एज ए गवर्नर थे और मॉर्ले जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसीलिए इस अधिनियम को मिंटो मॉर्ले अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1892 के सुधारों के अनुरूप, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भारत परिषद अधिनियम, उसमें हम देखते हैं कि उसके बाद का जो सिनेरियो भारतीय राजनीति में दिखाई देता है, हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर एक गरम दल और नरम दल नाम के दो धड़े यहाँ पर दिखाई देते हैं और इन दोनों के आपसी वैचारिक मतभेद इस बात पे थे कि अब भारत को अपनी आज़ादी के लिए तत्पर होकर उग्र रूप से आंदोलन करना चाहिए और जो मॉडरेट धड़ा था या ग्रुप था वो ये चाहता था कि अभी भी हमें अंग्रेज सरकार के सामने अपने अधिकारों के लिए बहुत ही हम्बल होके और बहुत ही रिक्वेस्टिंग वे में वी शुड रिक्वेस्ट देम एंड वी शुड ग्रैब ऑल द फैसिलिटीज़ एंड ऑल द प्रिविलेजेस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट जो दूसरा धड़ा था जिन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, वो एक्सट्रीमिस्ट्स कहते थे कि अब हमारे पास समय इस बात का है कि अब हम लोग अब एक याचना और प्रार्थना रिक्वेस्टिंग वे अर्जिंग वे को छोड़ के अब हमें एग्रेसिव होके अपने अधिकारों की मांग को रखना चाहिए पावरफुली। इस बात के पीछे कारण वही था कि इसके पूर्व में 1858 के बाद जो भी संवैधानिक विकास का एक क्रम हम देखते हैं उसमें एजुकेशन सिस्टम की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और यहाँ पर हम देखते हैं दिस एजुकेशन रिफॉर्म्स ब्रिंग्स फ्यूचर फॉर द इंडियन सिटीजन्स। और इन्होंने एक ब्राइट फ्यूचर को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि लोग अब पढ़े लिखे होने लगे और अपने लिए अधिकारों की डिमांड करने लगे। और ऑलरेडी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमारे देश में डेमोक्रेटिक फीलिंग के साथ रूल और रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करती थी, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो ब्रिटेन में लागू था उस के बेस पर हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाते थे। तो ये चीज़ भारतीयों के अंदर ब्रिटिशर्स की कॉलोनी डेवलप होने के बाद 1858 के एक्ट के बाद यहाँ पर दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि इसी एजुकेशन ने लोगों के अंदर वो एक चेतना जागृत की और अब उनके अंदर अवेयरनेस आई और एक रेनेशा जैसी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है और लोगों ने कहा कि अब हमें हमारे शासन में पूरा अधिकार चाहिए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कि एक सिनेरियो और बढ़ रहा था। अभी 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है और मुस्लिम लीग का गठन इस आधार पर किया गया था कि मुस्लिमों का जो प्रतिनिधित्व है सरकार में या भविष्य में जो राजनीति होगी उसमें उनका प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन अप टू द मार्क नहीं हो पाता है और वो मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं। इस बात को लेके उनके अंदर एक बैगरज उत्पन्न होने लगा, पैदा होने लगा। यहीं दूसरी तरफ जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो भी अपने अधिकारों की मांग करने लगे और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन थे जिनमें ये लगता था कि अभी भारत सरकार या ब्रिटिश सरकार भारतीयों को पूरी तरह से उनके राजनीति में हस्तक्षेप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
ठीक इसके पहले हम देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन की जो एग्रेसिव पॉलिसी थी, और हम देखते हैं बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल ने भी एक बहुत लोगों को हिला देने वाली फीलिंग यहाँ पैदा की। और इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में इस बात के लिए बहुत तेज़ी से बैगरेज बढ़ने लगा कि कहीं ना कहीं हमें सरकार में अब हस्तक्षेप चाहिए। और हम देखते हैं कि सरकारी प्रभाव इतना था कि 1899 में जो कलकत्ता निगम था वो पूर्ण रूप से सरकार के प्रभाव में हमें दिखाई देता है, और कम से कम 1/3 1/3 कम से कम सदस्य जो है वो यूरोपियंस को बहुमत के रूप में मिले। हम देखते हैं कि इस नीति को जब ये लागू थी तो यहाँ पर उनका उद्देश्य जो भी हो, लेकिन अब भारतीयों का मन था कि अब वो अपने अधिकारों को पूरी तरह से प्राप्त करना चाहते थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एक राष्ट्रीयता उभर रही थी, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीयता या नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म के उभरने के पीछे कारण था एजुकेशन, और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन उन तक पहुँची और एक समझ उनके अंदर पैदा हुई। उस पॉलिटिकल समझ ने उनके अंदर वे एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा की, और इस राष्ट्रीयता की भावना को फ्यूडलिस्टिक वे में नहीं बल्कि जो नेचुरल वे में, जो उसका डेमोक्रेटिक पार्ट होता है कि लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन होता है, वो यहाँ पर पहली बार देखने को हमें मिलने लगा। हम देखते हैं कि इस एजुकेशन और इस इंफॉर्मेशन ने लोगों के दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले जो किया वो किया समाचार पत्रों ने। और समाचार पत्रों ने उस समय की कई घटनाओं को यहाँ पर लोगों के बीच पहुँचाने का काम किया। जैसे कि उस समय में कई कैलामिटीज़ होती थी, कई फेमाइन आए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 19th सेंचुरी में हम देखते हैं 19th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे फेमाइन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्लेग एक जो कैलामिटी थी या डिज़ास्टर था, उस डिज़ास्टर को भी हम देखते हैं। इस पेंडेमिक ने लोगों के दिमाग को इसकी भयावहता के बारे में जागरूक कराया, और लोगों ने इस बात को समझा कि ये जो पेंडेमिक आया है, ये पेंडेमिक ब्रिटिश सरकार के कारण आया। ये जो फीलिंग थी, ये जो मैसेज था, ये भी न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोकल लीडर्स ने या लोकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ने उन तक पहुंचाया। दूसरा सिस्टम ये भी पहुंचा कि अगर इसके पीछे अगर अंग्रेज़ों का यहाँ होना नहीं कारण है, तो उसके पीछे दूसरा कारण ये भी है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इस प्लेग से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सावधानियाँ नहीं बरती। तो कुछ भी हो, लेकिन समाचार पत्रों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं रोल प्ले किया। और हम देखते हैं कि 1906 में कांग्रेस का पार्टीशन है वो यहाँ पर दिखाई देता है, और यहाँ पर जो कांग्रेस है वो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो मॉडरेट्स हैं उनका ये कहना है कि भाई हम लोग अपनी जो रिक्वेस्टिंग वे है उसको लागू रखेंगे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं उनका कहना है कि नहीं, हम इन सब चीज़ों के पीछे कारण मानते हैं तो सिर्फ ये कि हमें अग्रेसिव रूप में अपने अधिकारों को मांगना पड़ेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि दूसरी तरफ जो मुस्लिम जो कम्युनिटी थी वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही थी कि कांग्रेस चाहे एक्सट्रीमिस्ट में बटी हो, चाहे वो मॉडरेट्स में बटी हो, लेकिन उनके लिए पूरी तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुसंख्यक लोग हैं वो हमेशा अपने हाथ में डेमोक्रेसी में पावर रखते हैं, और इस बात को वो अच्छी तरह जान रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी बात को दूसरे तरीके से रखा, और अंग्रेज़ों के पास अपनी एक नीति के लिए, अपनी पॉलिसीज़ के लिए उन्होंने अपनी बात पहुंचाई। और हम देखते हैं कि एक जो रिप्रेजेंटेटिव जो कमेटी है, एक वो जाके लॉर्ड मिंटो से मिलती है, और लॉर्ड मिंटो से उन्होंने जब मीटिंग फिक्स की और उसके बाद उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई, और उस मीटिंग के बाद लॉर्ड मिंटो ने उनको बताया कि ठीक है, आपने जो हमें अपनी समस्याएं बताई हैं जिसमें आप अपने आप को मार्जिनलाइज महसूस करते हैं, तो कोई बात नहीं, हम आपकी बातों का पूरा ध्यान रखेंगे, और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी जो रिप्रेजेंटेशन को पूरी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। और हम देखते हैं कि इस बात को यहाँ पर रखा गया, और इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि 1892 के बाद जो भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया था,
वो इसीलिए किया गया था ताकि कांग्रेस की जो अब जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, वो जो बढ़ रही हैं उनको कम किया जाए। और इसीलिए 1909 में जो मॉडरेट्स हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उन दोनों को सरकार ने इस बात का पक्का भरोसा दिलाने का कोशिश की कि आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके डेमोक्रेटिक तरीके से हम आपके पूरी तरह से साथ हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि जो लॉर्ड मॉर्ले हैं वो ग्लैडस्टन के पक्के चेले हैं और उदारवादी सरकार में भारत के राज्य सचिव है, यानी कि इस समय में लिबरल पार्टी की सरकार यहाँ पर इंग्लैंड में शासन कर रही है। और ये जो लिबरल पार्टी है, लेबर पार्टी है, ये यहाँ पर कभी भी किसी भी जो बदलाव है उनको बहुत ही लिबरल तरीके से लेने का काम करती थी। और यही हम देखेंगे लेबर पार्टी के समय में ही भारत में 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया और पारित किया गया। और हम देखते हैं कि इसी बात को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी जो सरकार थी उसने इस बात को निश्चित कर लिया कि अब हमें इस तरह की चीज़ों को लागू करना पड़ेगा जिससे कि लोगों के दिमाग में अंग्रेज़ों के प्रति विश्वास पैदा हो और आने वाले समय में किसी भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन से मुक्त ना रखा जाए। और इसमें देखते हैं कि जो योजना बनाई गई उसमें ये योजना बनाई गई कि अब जितना भी रिप्रेजेंटेशन है उसको बराबर करने के लिए या उसमें रिप्रेजेंटेशन को नियंत्रित रखने के लिए या बैलेंस बनाने के लिए भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित किया जाए। और हम देखते हैं कि 1907 में जो दो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे उनके नाम थे के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, और भारतीय राज्य सचिव की परिषद के सदस्य नियुक्त किए गए। और हम देखते हैं कि सत्येंद्र सिंह वायसराय की कार्यकारिणी में मेंबर चुने गए थे। तो ये कुछ लोग जो भारतीय थे ये इस समय भारत सरकार में काम कर रहे थे। और हम देखते हैं कि इनका काम यही था कि यहाँ से जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन था उसको पूरी तरह से वहाँ पर बरकरार रखा जाए। अब बात करते हैं इस एक्ट की धाराओं के बारे में कि जो प्रोविजंस हैं वो क्या है। सामान्य तौर पे अगर हम देखेंगे तो इस एक्ट की जो मुख्य बात थी वो ये थी कि केंद्रीय यानी सेंट्रल लेजिस्लेशन में और जो स्टेट लेजिस्लेशन है उनको एक्सपेंड किया गया, और एक्सपेंड करने के साथ साथ उनके कुछ पावर भी एक्सपेंड किए गए। अब हम देखते हैं सेंट्रल लेजिस्लेशन में बात करेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें अब जो मेंबर्स की जो नंबर है वो बढ़ा के 60 कर दी गई। और अब जो सेंट्रल लेजिस्लेशन था उसमें अब टोटल जो मेंबर्स थे वो 69 हो गए, और अधिकतम संख्या मैंने जो आपको पहले बताया कि 60 कर दी गई। अतिरिक्त जो सदस्यों की संख्या थी वो 60 कर दी गई। लेकिन अब क्या हुआ कि सेंट्रल लेजिस्लेशन में अब 69 मेंबर थे, जिनमें 37 जो थे वो गवर्नमेंट मेंबर थे, मतलब सरकार के लोग होते थे, और जो 32 थे वो अशासकीय थे, मतलब शासन से बाहर के लोग। और इन अशासकीय लोगों में से 9 जो थे वो एक्स ऑफिसियो मेंबर थे, जैसे कि गवर्नर जनरल, और उसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारी परिषद थे, उसके जितने सदस्य होते थे वो ये 9 लोग क्या होते थे, एक्स ऑफिसियो था। और उसके साथ एक असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सदस्य था। तो इस तरह से ये 9 लोग हो गए। और जो 28 सदस्य थे वो गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, और 32 जो थे वो अशासकीय सदस्य, जो गैर सरकारी सदस्य थे, गैर शासकीय सदस्य थे, उनमें से 5 गवर्नर जनरल द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, और 27 जो थे वो निर्वाचित या इलेक्टेड थे। और इस तरह से ये पूरा सिस्टम बना। और इन निर्वाचित सदस्यों के विषय में ये कहा जाता था कि प्रादेशिक और जो क्षेत्रीयता थी उसके प्रतिनिधित्व को ये करते थे। लेकिन ये पूरा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाई नहीं देता। अभी ये शुरुआत थी रिप्रेजेंटेशन की। अब हम देखते हैं कि जो निर्वाचित सदस्य होते थे 27, उनमें से 13 तो जनरल इलेक्टोरेट से इलेक्ट होते थे, यानी साधारण निर्वाचक मंडल से आते थे। जनरल इलेक्टोरेट मतलब कि वो खड़ा हुआ इलेक्शन में और कोई भी उसको वोट कर रहा है, 13 लोग 27 में से। और जिसमें जो सदस्य थे वो बम्बई, बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत यानी कि जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है उसमें से 8 सदस्य प्रत्येक जगह से चुने जाते थे। और आसाम
बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत, पंजाब, बर्मा में से एक एक जो थे वो सदस्य चुने जाते थे, मतलब कुल 5 सदस्य। यानी कि हमने इसके पहले देखा कि जो 13 जो निर्वाचक मंडल, साधारण निर्वाचक मंडल से आते थे, उनमें से बम्बई, बंगाल, मद्रास और संयुक्त प्रांत, जिसे आधुनिक उत्तर प्रदेश कहते हैं, में से 2-2 सदस्य चुनते थे, यानी कुल 8। बाकी आसाम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, पंजाब, बर्मा में से एक एक सदस्य, ये कुल हो गए 5। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 8, 5, 13 मेंबर्स हो गए टोटल। और यह निर्वाचक मंडल इन प्रांतीय विधान परिषदों में के केवल निर्वाचित सदस्यों से ही बनता था। अब बाकी बचे 14 में से 12 जो थे वो विशेष निर्वाचक मंडल से आते थे। ये विशेष निर्वाचक मंडल क्या है? इस विशेष वर्ग के प्रतिनिधियों में से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें से 6 को बम्बई, मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन जगहों से 6 लोग चुने जाते थे, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत से। यानी कि एक एक भूमिपतियों के निर्वाचक मंडल से ले जाते, मतलब जो लैंड होल्डर्स थे उनमें से एक एक मेंबर 6 लोग यहाँ से आते। बाकी के 6 पृथक निर्वाचन क्षेत्रों, जिसमें से कि मुस्लिमों को ही चुनना था, उसमें से मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा से एक एक, और बंगाल से 2 मुस्लिम प्रतिनिधि चुने जाने थे। और शेष 2 स्थान जो बचते थे वो बम्बई और बंगाल के जो कॉमर्शियल जो काउंसिल होती थी उनसे उन्हें चुना जाता था। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सेंट्रल लेजिस्लेशन बना हुआ था। अब हम बात करते हैं प्रांतीय विधानमंडल की। तो ये जो प्रांतीय विधानमंडल है, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेशन होता था, जिनमें विधान परिषद जिसे कहते थे, इसको भी अब इंक्रीज किया गया नंबर को। और बर्मा में 16 नंबर दिए गए, पूर्वी बंगाल और असम को 41 सीट्स दी गई, बंगाल को 52 सीट्स दी गई, मद्रास, बॉम्बे और संयुक्त प्रांत को 47 दिए गए, मतलब एक ईच को 47 दिया गया, मतलब तीनों को 47, 47, 47। पंजाब को 25 सीट्स दी गई। और प्रांतों में जो अशासकीय सदस्य थे उनका हमेशा बहुमत बना रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चुने हुए लोग थे उनका बहुमत नहीं रखा गया, बल्कि जो अशासकीय सदस्य थे, गैर गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल थे, उनका यहाँ पर बहुमत रखा गया, मेजॉरिटी रखी गई। और इनमें से अशासकीय कुछ सदस्यों को गवर्नर जनरल नॉमिनेट करता था, मतलब कि गवर्नर जनरल नॉमिनेट करके इन लोगों पर अपना होल्ड रखता था। इसके अलावा देखते हैं कि इस तरह से सरकारी नियंत्रण बना रहा। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मद्रास से 47 सदस्य थे, उनमें से 26 जो थे वो अशासकीय थे, नॉन गवर्नमेंट के थे। और इनमें से केवल 21 को ही वो निर्वाचित करते थे, बाकी के 5 को क्या करते थे, गवर्नर जनरल अपने द्वारा नॉमिनेट करते थे। और ये नॉमिनेट जो 5 लोग होते थे वो हमेशा सरकार का ही पक्ष लेंगे, क्योंकि वो सरकार के लोग होते थे, इसलिए यह देखा जाता था कि सरकार अपना नियंत्रण रखने के लिए ऐसा करते थे। हम देखते हैं कि इन चुने हुए सदस्यों में से भी विभिन्न जो निकाय होते थे, यूनिट्स होती थी, उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए बम्बई के 21 निर्वाचित सदस्य अगर हैं तो उनमें से 6 सदस्य जो थे वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से और बम्बई नगर निगम से होते थे, मीन्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और यूनिवर्सिटी से 6 सदस्य आते थे। और 8 साधारण निर्वाचक मंडल से, यानी जनरल इलेक्टोरेट से आते थे, जिसमें से नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों के मेंबर होते थे। शेष बचे हुए 7 को स्पेसिफिक क्लास के जो निर्वाचक मंडल होते थे, इलेक्टोरल बोर्ड होता था, उससे इलेक्टोरेट से चुना जाता था। इनमें से 4 केवल मुसलमानों द्वारा चुने जाते थे, मतलब ये 7 जो बचे उसमें से 4 मुसलमानों द्वारा चुने जाएंगे और बाकी 3 लैंड होल्डर्स के लिए आरक्षित थे। तो ये आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि आज हमारे यहाँ पर अभी हमें देखने को मिलती है, ये उसी तरह की कुछ व्यवस्था थी, लेकिन इसमें मुस्लिमों के लिए पहली बार हम देखते हैं कि सीट्स को रिजर्व किया गया था। सो ये ऐसी चीज़ आती। अब आती है विधान परिषदों के कामों की बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि विधान परिषदों का जो काम था, अब सदस्यों को एक दूसरे के साथ डिबेट में भाग लेने का अधिकार तो था, और साथ ही अब वो क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते थे। और अधिकारी जो सदस्य है, यदि वह उत्तर नहीं दे सकता था तो वो समय मांगता था, क्योंकि सरकार के पास समय हो कि वो उसको जवाब दे सके। और केंद्रीय विधानमंडल में जो बजट
को जो प्रस्तुत किया जाता था या बजट जो प्रेजेंट किया जाता था, उसके लिए अब पर्टिकुलरली कुछ रेगुलेशंस और प्रोविजंस बनाएगा कि इन्हीं के अनुसार आपको बजट प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो सदस्य आ गए हैं उनको यद्यपि मत देने का अधिकार अभी नहीं दिया गया, यानी कि ऑल्दो दे वर नॉट गिवन प्रोवाइडेड द वोटिंग राइट्स, बट कुछ स्थानीय निकायों के लिए वो अपने लिए फंडिंग के लिए डिमांड ज़रूर कर सकते थे। इसके अलावा करों में जो अमेंडमेंट्स होते थे, नए कुछ जो लोन्स थे, उनके लिए भी वो प्रस्ताव रख सकते थे, यानी मोशन ला सकते थे। अब हम देखते हैं कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसे बजट भी कहते हैं, उसको विधान परिषद में लाने से पहले एक कमेटी के पास भेजा जाता था और जिसकी संख्या अशासनिक तथा मनोनीत सदस्यों के बीच आधी आधी कर जाती थी। मतलब आधे उसमें मेंबर होंगे जो नॉन गवर्नमेंटल होंगे और आधे नॉमिनेटेड लोग होंगे, और बजट प्रस्तुत होने से पहले या पेश होने से पहले उनके पास उस कमेटी को जांच के लिए भेजा जाता था। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो आज जो चीज़ें प्रैक्टिस में आती हैं, वही चीज़ें पहले से ही यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि इस तरह से एक नया सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो रहा है। इस एक्ट की खास बात जो देखी जाती है वो यही देखी जाती है कि इसमें जो एक्सटेंड किया गया पावर के साथ साथ हम देखते हैं कि इलेक्टोरल जो बोर्ड है उसको एक्सटेंड किया गया और उसमें मुस्लिमों के लिए विशेष रूप से पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था की गई है, वो इस जो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसकी खास बात है। अगले लेक्चर में इसके आगे की विषय पर बात करेंगे और वो होगा एक्ट ऑफ 1919, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। थैंक यू।